नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आज बात होगी फर्जीवाड़े की। हमारे देश में फर्जीवाड़े का इतिहास काफ़ी पुराना है। सच कहें तो हमारे देश में ठग प्रचलन को स्वीकार भी कर लिया गया है। अगर नहीं तो इतने सालों से कोई कंपनी पूरे देश को गोरा बनाने के नाम पर कैसे ठगती रही। ये अलग बात है कि बवाल बढ़ने के बाद कंपनी ने प्रोडक्ट का नाम ही बदल दिया। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। फेयरनेस क्रीम छोड़ दीजिए, मोती जैसे दांत और खुशबूदार सांसों के नाम पर कितने टूथपेस्ट धड़ल्ले से आज भी बेचे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों के दांत उस प्रोडक्ट की वजह से मोतियों जैसे हो गए हैं और उनकी सांसों की खुशबू से सड़क पर कितनी बड़ी लंबी लाइन लग गई। कुछ लोग इसे क्रिएटिविटी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए, इस रचनात्मकता के नाम पर आपसे अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। इसलिए इस क्रिएटिविटी में अब ठगी का मामला भी बनता है। आज हम लोग जिस ठगी की बात कर रहे हैं वो मामला अलग है, क्योंकि एक शख्स को प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करवाकर झूठ कहलवाया जा रहा है, वह भी सरकारी योजनाओं को लेकर। यह करता कौन है? सरकारी अफसर। पहले खबर जान लेते हैं। यह पूरा मामला मंगलवार का है। पीएम मोदी एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से बात कर रहे थे। उसी दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सरकारी अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक फर्जी लाभार्थी को खड़ा कर दिया। पीएम मोदी के सामने इस शख्स को असली लाभार्थी देवीपुरा बेमाली के गोपाल दास वैष्णव की जगह खड़ा किया गया था। इतना ही नहीं, शख्स पर दबाव डालकर सरकारी योजनाओं का गुणगान भी करवाया गया। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में छापते हुए दावा किया है कि पीएम मोदी के सामने जिस शख्स को खड़ा किया गया था उसे सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिला था। वहीं अफसरों को डर था कि पीएम के सामने असली लाभार्थी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की असली पोल न खोल दी, इसलिए उसे सिर्फ सूचना देकर औपचारिकता पूरी कर ली और उसकी जगह दूसरे आदमी को लाभार्थी बनाकर खड़ा कर दिया। सोचिए, ये अफसर ही हैं जो फर्जीवाड़ा करने पर दोषियों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन मंगलवार को एक अफसर ही बड़ा फर्जीवाड़ा करता है। पहले तो असली की जगह नकली लाभार्थी को खड़ा करता है, दूसरा उसे सरकारी योजनाओं का झूठा प्रचार करवाया जाता है, और तीसरा प्रधानमंत्री और समस्त देशवासियों के सामने सफ़ेद झूठ बोला जाता है। दैनिक भास्कर ने असली गोपाल दास से बात की है और उस आधार पर जो बड़ी बात सामने आई है वह कुछ इस प्रकार है। गोपाल दास बोले, मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन नहीं मिला। आवास योजना में एक किस्त बाकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने पर 12,000 रुपये नहीं मिले। नल कनेक्शन के लिए रसीद कटी, लेकिन जल जीवन मिशन अमृत कनेक्शन नहीं मिला। 2-3 बार नकल दी, लेकिन किसान विधि योजना का पैसा मुझे नहीं मिला। ऐसा भी नहीं था कि गोपाल दास कार्यक्रम में जाने को तैयार नहीं थे। गोपाल दास के मुताबिक उन्हें पंचायत से सचिव पुष्पा का फ़ोन आया था। उन्हें भीलवाड़ा जाने को कहा गया, वो तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में सचिव ने बताया कि कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया है, इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं। जबकि फर्जी लाभार्थी ने पूरे देशवासियों को क्या क्या बताया वह भी सुन लीजिए। गैस कनेक्शन से पत्नी खुश है, पूरा गांव धुआं मुक्त हो गया है, घर पर नल कनेक्शन हो गया है, 2,250 रुपये की रसीद कटी है। पहले पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन अब 1-2 दिन में पानी मिल जाता है। पहले कुएं से पानी लाना पड़ता था, अब कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय वाली स्कीम में 12,000 रुपये मिले हैं, बला बला। हालांकि इसमें एक और बड़ा फर्जीवाड़ा है। जब गोपाल दास की पत्नी ही नहीं है तो उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों की सूची में उसका नाम कैसे शामिल हुआ? जल जीवन मिशन में नल कनेक्शन नहीं हुआ है और ना ही पेयजल की सप्लाई हुई है। सिर्फ रसीद कटने से लाभान्वित कैसे मान लिया गया? और भी कई सवाल हैं, लेकिन आज उस पर बात नहीं। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और पुरानी रिपोर्ट देख लेते हैं। यह कहानी है सन 2018 की, तारीख 20 जून। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के जरिए 5 करोड़ किसानों से बात करते हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कन्हारपुरी गांव की एक महिला चंद्रमणि कौशिक ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा था कि पहले के मुकाबले अब उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और उनकी आय दोगुनी हो गई है। चंद्रमणि कौशिक ने बताया था कि लोग 50-60 रुपये में 25 किलो सीताफल हमसे ठग कर ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से जुड़ गए। अब जो 50 रुपये मिलता था उसमें सीधे 700 रुपये मुनाफा कमाते हैं। लेकिन बाद में एबीपी न्यूज़ के एक संवाददाता ने कन्हारपुरी गांव जाकर चंद्रमणि कौशिक से फिर से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वे 2 एकड़ में धान की खेती करती हैं, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है।
मामला गंभीर है। बार बार केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही झूठ कहलवाया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसे किस तरह के अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। क्या इसको लेकर देश में कोई कानून है? इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्या यह मामला कानूनन बनता है या नहीं? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सुरेंद्र। सर, आपका नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं एडिटर जी हिंदी में। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला टूथपेस्ट और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन से अलग है? हाँ, ये कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि देखो जो फेयरनेस क्रीम की बात है उसमें डायरेक्टली एक कंपनी एक झूठा ज्ञापन देकर और पैसा कमाती है, तो वो चीटिंग की श्रेणी में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है उससे कोई डायरेक्टली किसी को पैसा किसी कंपनी को मिल रहा हो वो नहीं है, तो ये इस मायने में अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि पैसा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार की योजना और उसमें लाभार्थी का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है उससे फायदा किसको मिल रहा है? जाहिर है किसी पार्टी को मिल रही है। तो क्या ये गुनाह माना जाएगा? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिन्होंने उस आदमी को तैयार किया, झूठ बोलने के लिए कहा, वो सब तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं 1964 के, उनके रूल 3 में उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई बनती है। कंडक्ट रूल्स के अंदर उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन बनेगा। रूल 3 में जो ये कहता है कि हर पब्लिक सर्वेंट एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई उन लोगों की जो पब्लिक सर्वेंट हैं जिन्होंने जानबूझ के किसी आदमी को तैयार किया झूठ बोलने के लिए और झूठ बोला गया। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। हमारे देश में ये एक विडंबना है कि यदि एक आम आदमी कोर्ट में झूठ बोल दे, झूठा एफिडेविट दे दे, तो उसके खिलाफ एक्शन बनता है। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी सरकारी कार्य के दौरान कोई झूठ बोल दे तो वो अनबिकमिंग ऑफ ए सर्वेंट में उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है। और यदि हम किसी भी फॉर्म में किसी सरकार को कोई झूठी सूचना दे दें तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक मुकदमा चलने की संभावना होती है, एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। लेकिन हमारे कानून कुछ इस ढंग से बने हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको झूठ बोलने का एक तरीके से लाइसेंस है। वो कोई भी झूठ बोले, कितना भी मिस रिप्रेजेंट करें, उनके लिए कोई सेक्शन अभी तक बना नहीं है। जी सर, पॉलिटिकल पार्टी पे आएंगे हम लोग। उससे पहले आपको बताऊं, जो मंगलवार की घटना है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा की घटना है, उसमें बताया गया है कि जो लाभार्थी के नाम पे जिसको खड़ा किया गया था वो गलत आइडेंटिटी के साथ खड़ा किया गया था। जिस गोपाल दास की बात की गई है असल में वो गोपाल दास है ही नहीं। तो एक तो आप ये कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे आदमी को गलत आइडेंटिटी से खड़े कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने, वो भी सरकारी योजनाओं के गुणगान के लिए। इसको आप अपराध की किस श्रेणी में रखते हैं? देखिए, ये असल में अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध तब बनता जब आप किसी दूसरे आदमी का इम्पर्सोनेशन करते और किसी से चीटिंग करते। अब मैं आपको अपना नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय मैं बोलूं कि मैं नरेंद्र हुड्डा हूं, या मैं कोई अपना और नाम बता दूं, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन अगर मैं दूसरा नाम बता के आपसे कोई लाभ ले लूं उस नाम के रौब में या उस नाम के कवर में, तो 419 में जो है इम्पर्सोनेशन फॉर चीटिंग उसमें आ जाएगा। अब चूंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ झूठ बोला, उस झूठ बोलने से इस व्यक्ति को खुद को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई चीटिंग नहीं हुई, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में उस आदमी के लिए नहीं आएगा। अफसर के लिए? हाँ, ऑफिसर्स के लिए आएगा। ऑफिसर्स के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स में रूल 3 में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है और उन ऑफिसर्स के ऊपर चार्जशीट लगनी चाहिए, उनके ऊपर चार्ज बनता है, डिपार्टमेंटल एक्शन के ऊपर बनता है।
अगर धारा के तहत जानने की कोशिश करें तो किस सेक्शन में क्या दफा लगेगा और क्या क्या धारा लगेगा इन ऑफिसर्स पे? देखिए, धारा नहीं लगेगी, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज का ऑफेंस है, ये उनकी सर्विस कंडीशंस का वॉयलेशन है। क्रिमिनल ऑफेंस की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीटिंग नहीं हुई, किसी को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ। उसमें जो चीटिंग का जो सेक्शन है इम्पर्सोनेशन का, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो आप दूसरे का रूप इख्तियार करें, दूसरा वो रूप इख्तियार करके आप खुद को कोई बेनिफिट पहुंचाएं या दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। यहाँ पे दूसरे आदमी का रूप तो इख्तियार कर लिया, लेकिन ना तो खुद को बेनिफिट पहुंचाया ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया, तो नहीं इसलिए ये आपने, जी जी, आप क्रिमिनल बोलिए। ऑफेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक अनबिकमिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट डिपार्टमेंटल एक्शन इनके खिलाफ बिल्कुल बनता है। जी, आपने कहा सर इससे लाभ किसी को नहीं पहुंचाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसमें ये लाभार्थी से कहलवाया जा रहा है कि मुझे इस योजना का फायदा मिला है, तो निश्चित रूप से वो लाभ पहुंचाने वाली बात होगी, तभी उसको बुलवाया जा रहा है। नहीं तो इतने हजारों में एक व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि ये किसी और तरीके से किसी पार्टी को सरकार में बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाने की बात है? हाँ, ये एक दूसरा पहलू है इसका, कि उस व्यक्ति को दूसरे आदमी का नाम लेके खड़ा करने के लिए कुछ दिया गया होगा, कहाँ से दिया गया, क्या दिया गया, कैसे उसको मनाया गया, वो एक जरूर ऑफेंस आएगा। वो तो उसमें तो कई सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हो जाएंगे, चीटिंग भी हो जाएगा, उसमें फोर्जरी भी हो जाएगा, उसमें उसमें तो कई ऑफेंसेस आ जाएंगे। लेकिन मैं लेकिन यही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से एक महिला किसान को बुलवाया गया कि उसकी आय दोगुनी हो गई। बाद में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वहां गए थे पड़ताल करने, तो उन्होंने बताया कि मुझसे अफसर ने कहा था ऐसा प्रधानमंत्री के सामने झूठ बोलने का। आपके हिसाब से इस तरह के मामले में, क्योंकि आप बार बार कर रहे हैं और एक बड़े मास को बेवकूफ बना रहे हैं, अब वो अफसर की गलती है या क्या है वो एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह के मामले में आपको क्या लगता है कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कानून के तहत कौन कौन दोषी करार दिया जा सकता है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जैसी बात हो सकती है? देखिए, कानून के तौर पे तो केवल वो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके खिलाफ ही एक्शन हो सकता है, और किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये डेमोक्रेसी का फेल्योर है, ये हमारे देश की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है कि जो पब्लिक को बरगलाने के लिए जो झूठ बोला जाता है, इसको किसी भी पार्टी ने आज तक मुद्दा नहीं बनाया है, ना ही इसको किसी क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में डाला गया है, जो कि समय आ चुका है। ये होना चाहिए, किसी ना किसी पार्टी को बोलना चाहिए, जब भी कोई पार्टी सरकार में आए तो उनको एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी पब्लिक को झूठा आश्वासन देगा, जानबूझकर झूठ बोलेगा, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस का हम रूप दें, उसको दंडित करने का प्रावधान बनाएं। अभी तक ये हमारे प्रावधान में नहीं है, शायद चूंकि जिन्होंने झूठ ज्यादा बोलनी है उनको ये प्रावधान बनाना है, शायद इसीलिए ये अभी तक नहीं बना है। सर मेरे लिए खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं तो ये माना जाता है कि एक आदेश है और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी से बात करते हैं और वो व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है, आपके हिसाब से इसमें कोई अपराध नहीं है अभी के कानून के तहत? हाँ, अभी के कानून के तहत अपराध नहीं है। वैसे मैं ये बता दूं आपको कि जब कोई पॉलिटिशियन बोलता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विपक्ष के नेता हो, तो जनता ये बिल्कुल नहीं मानती कि ये सच होगा। सबको पता है कि ये बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे राजनीतिक सिस्टम में झूठ बोलने की प्रथा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग इनको सच मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मैं लोगों की बात नहीं सर, मैं कानूनन जानना चाहता हूँ। लोग क्या सोचते हैं उस पर चर्चा तो होती रहती है, मैं कानूनन जानना चाहता हूँ। कानूनन ये आज तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये खुल के झूठ बोल सकते हैं और कोई कानूनी बंधन अभी तक नहीं है।
अभी तक नहीं। हाँ जी। अब इसमें ये भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को लगता है कि मुझे इस मामले में मान लीजिए मैं उपभोक्ता हूँ और मुझे लगता है कि भाई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी दी गई है, वो भी सरकार की तरफ से, तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें मामला दर्ज करवाऊँ, तो क्या मामला दर्ज करवाया जा सकता है? क्योंकि मैं एज अ उपभोक्ता मैं महसूस कर रहा हूँ कि उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या कुछ हो, आपने झूठ बोला है, मेरे पास भी नहीं पहुंचा और आप जो कह रहे हैं वो भी गलत है, तो क्या इस मामले में कोई ऑफेंस बनता है क्रिमिनल? देखिए, ये आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, कंज्यूमर और क्रिमिनल। क्रिमिनल में तो नहीं बनता। कंज्यूमर की भी मैं बता दूं आपको, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसमें सर्विस प्रोवाइडर एक होता है, एक सर्विस लेने वाला होता है। तो जैसे जैसे आप जो है, मान लिया आप कोई साबुन खरीदते हैं, आपने गुड्स खरीदे या आपने कोई सर्विस खरीदी, आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपने इलाज करवाया, तो वो जो इलाज करवाना है वो सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में आ गया है। जो राजनीतिक पार्टी है या जो सरकार है, सरकार अभी तक सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में नहीं है। जैसे लॉयर्स नहीं है। कोई ना कोई समय आएगा जब जब ये सरकार भी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में आए और जो ये वायदा करें वो सर्विस ना दें, तो इनके खिलाफ भी कोई एक्शन बने। लेकिन अभी तक ना ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ना तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, ना ही कोई क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आज की डेट में इनको जनता को बरगलाने की, झूठ बोलने की एकदम छूट है। कानूनी तौर पे कोई लगाम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपकी बातचीत से जो लग रहा है कि नेता हो मंत्री हो, क्योंकि नेता से मंत्री अलग हो जाते हैं, आप एक पद पे होते हैं, कोई मंत्री अगर झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनन? नहीं हो सकती। विडंबना है लेकिन सच है, क्या कर सकते हैं, कानून नहीं है अभी तक। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। मैं जानना चाहता था क्योंकि कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि बड़े लेवल पे झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई छोटा आदमी जमीन लिखवाने में या किसी और चीज में ऐसा झूठ फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। लेकिन कोई मंत्री या डीएम अफसर इस तरह से लोगों से झूठ कहलवाता है तो कानून में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।